जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। अभी मैं हूं कैराना लोकसभा क्षेत्र में और गांव है सुक्रताल। और कहते हैं कि चुनाव और राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहां पे कुछ चावलों को उठा के देख लो तो पता चल जाता है कि समाज का मूड क्या है, समाज के बीच में पक क्या रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे इस गाँव के, और यहाँ पे चुनाव का क्या माहौल है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी हैं हमारे पास, पूर्व प्रधान हैं, वर्तमान प्रधान है। कहाँ से हैं आप? सिरस का गांव से। प्रधान जी, क्या इस क्षेत्र में, इस लोकसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या कॉम्बिनेशन है, कितना वोट है, कितनी वोटिंग होती है? अपना परिचय भी दे दीजिए। सबसे पहले तो हम आपके चैनल का स्वागत करते हैं जी, अशोक जी। मेरा नाम जसमेर सिंह बौद्ध है जी। और मैं ज़्यादातर अपने समाज में 24 में से 16 घंटे काम करता हूँ। अभी आपने बात की कैराना लोकसभा की। जी। कैराना लोकसभा में 17 लाख प्लस 16 17 के लगभग हमारा वोट है। और पहले से हमारे यहाँ कैराना में 70-75% वोट डलता आया है। ये यहाँ का ट्रेंड है। ये यहाँ का ट्रेंड है। और फिर आपने भी पूछा कि क्या स्थिति चुनाव की है। देखिए, पहले तो मैं अपनी नकुड़ विधानसभा की बात करता हूँ। नकुड़ विधानसभा में यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच ऐसी कोई आज तक कोई घटना मुझे नहीं देखी। 48 साल की उम्र हो गई है। यहाँ आपस में भाईचारा, अमन चैन, शांति से इलेक्शन होता है। जो किसी का वाद विवाद बूथ पे होता है तो वोट डलने के बाद वो सब एक दूसरे में प्यार में बदल जाता है। बूथ पे ही खत्म हो जाता है। बूथ पे खत्म हो जाता है। और अभी आप कह रहे थे कि किसकी हार किसकी जीत। देखिए, तो पब्लिक के हाथ में है। ये पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक जिसको ठीक समझेगी वो उसको वोट देगी। कौन कौन यहाँ पे किस किस पार्टी से खड़ा है, किसके बीच में टक्कर है? यहाँ पर हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है उसे श्रीपाल राणा जी को बहन जी ने कैंडिडेट बनाया है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से हमारे चौधरी प्रदीप कुमार जी हैं। और हमारी बहन इकरा हसन, गठबंधन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जो भी गठबंधन है उससे चुनाव लड़ रही है। दोनों के बीच मुकाबला है। और बहुजन समाज पार्टी, जैसे कि मैं समझता हूं, तो तीसरे नंबर की पार्टी यहाँ रहेगी। जी जी, आप बताइए, आपका क्या मानना है? यहाँ पे चुनाव किसी और जा रहा है, किसके बीच में मुकाबला है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। परिचय भी दीजिए। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। क्या करते हैं चंद्रपाल जी? सर, मैं थोड़ा अपना कार्य करता हूँ खेती का। ठीक है जी। तो सर, मेरा मानना यह है, पार्टी जो भाजपा का कार्य देखा उससे हम खुश नहीं है। क्योंकि जो आम आदमी या सभी को शिक्षा, उपचार और बेरोजगार, ये तीनों उन्होंने ख़त्म कर दी। जबकि प्राइवेट सेक्टर है, जो स्कूल है, उनमें बच्चे नहीं पढ़ा पाते। हम ये सोच रहे कि अगर किसी वजह से जो भी प्राइवेट स्कूल है इनको सरकारी बना दिया जाए, जिससे कि सरकारी स्कूल का जो स्तर है वो सबको बराबर मिलेगा। शिक्षा बराबर चाहिए सबके लिए। जी। उससे सभी का उत्थान होगा। ये नहीं कह सकता कोई कि भाई हम प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, हमारा बच्चा वहाँ से लग गया। जैसे विदेशों में है कि एक तरह के स्कूल आधे विदेश भेज रहे बच्चों को, आधे यहाँ पे नहीं पढ़ा पाते। तो हमारे तो यही है, सरकार जो भी आए, जैसे बहन जी की सरकार थी 2007 से 12 तक की, उसमें शिक्षा, उपचार और बाकी सारी जो कानूनी व्यवस्था थी बहुत अच्छी तरीके से चलाई गई है। लेकिन उसके बाद हमें ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं दिखाई दी। कैराना में क्या मुद्दे हैं, लोगों के सामने क्या दिक्कतें हैं, किस चीज़ पे वोटिंग होगी? कैराना में देखो, किसान, बेरोजगारी और ये शिक्षा, ज़्यादा मुद्दे शिक्षा के, उसके किसानी के और ये बेरोजगारी के हैं। जो भाजपा के विपक्ष में उठ जाएगी। किस समाज का कितना वोट है यहाँ पे, किस तरीके से कैलकुलेट होता है? सर, मतलब गांव में हमारे या लोकसभा सीट में? सर देखिए, इसका पूरा आकलन तो मेरे पास नहीं है। इसका जवाब प्रधान जी देंगे। जी प्रधान जी, क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रहा हूँ कि किस समाज का कितना वोट है यहाँ पे, किस तरीके से वोट डिवाइड होता है? देखिए, पहला नंबर यहाँ पर मुस्लिम समाज है। मुस्लिम सही देखा जाए तो 6 लाख प्लस है। और उसके बाद जो कश्यप समाज है वो भी 2 लाख प्लस है, 3 लाख के लगभग है।
तो एससी समाज भी 3 लाख प्लस ही है। हाँ, और मैं जैसे कि मानता हूँ बहुजन समाज पार्टी ने जो चुनाव लड़ाया है, अगर कांसीराम साहब के मुद्दे की बात की जाए, उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी इसकी हिस्सेदारी। अगर किसी सीट पे बाईकास्ट पाल समाज है या गुजर है तो गुजर को टिकट दे दिया जाए, गुजर प्लस एससी होकर के सीट निकलने के पूरे चांस रहते हैं। तो इस पे मैं कहना चाहूँगा कि बहन जी ने जो है टिकट दिया है, बहुत जल्दबाजी में टिकट दिया है, और जल्दबाजी में हमारे बड़े कहते आए हैं कि एक तो जेब से कलम, एक घर से कदम और मुंह से कसम, ये तीनों चीज़ जल्दबाजी में अगर हम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं गलत परिणाम होगा। तो बहन जी ने सोच समझ करके पहली बात तो टिकट नहीं दिया। अभी किसको टिकट मिला है बीएसपी से? बीएसपी से हमारे श्रीपाल राणा जी हैं, राजपूत समाज से हैं, और वो जैसे मैं समझता हूँ ठीक ठाक चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी रिजल्ट क्या होगा वो बात की बात है। तो ये मुस्लिम समाज का वोट बता रहे हैं सबसे ज्यादा है। इकरा हसन चुनाव लड़ रही हैं, वो इकलौती मुस्लिम कैंडिडेट है यहाँ पे। हाँ, ये जो इकरा हसन है ये मुस्लिम कैंडिडेट है, और इकलौती मुस्लिम कैंडिडेट है। हाँ, बड़ी पार्टी से है। जी जी, बड़ी पार्टी से। इनके जो पिताजी थे महरूम मनव्वर हसन जी, वो चारों सदनों के नेता रहे हैं, और इनका जो भाई है नाहिद हसन जी, वो तीसरी बार वर्तमान एमएलए है। वीडियो वायरल हुआ था इनका, वो रो पड़ी थी सभा में, इकरा हसन का काफी उसकी चर्चा हुई थी। और जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ से निकल के, उसमें बताया जा रहा है कि इकरा हसन की स्थिति काफी मजबूत है। देखिए, वो जो वीडियो आई थी, जैसा मुझे जानकारी मिली है, वो किसी ने उनसे कहा था कि बहन जी आपकी बहुत छोटी उम्र है, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? तो उसने कहा जी मेरे पापा जी की मुझे याद आ गई थी। तो उन्होंने अपने पापा जी की याद में वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा रोना हो गया था। वो कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई बड़ी बात नहीं। उसको मैं पॉजिटिव वे में ही ले रहा हूँ, मैंने उसकी चर्चा हुई थी, मैं ये कह रहा हूँ। तो जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये सामने आ रहा है कि इकरा हसन शायद मजबूत प्रत्याशी हैं यहाँ पे, जो तमाम और मीडिया रिपोर्ट्स आई है उसमें, ऐसा है क्या? देखिए, इस बात को मैं भी मानता हूँ। आज हमारे बीच जो गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे भाई प्रदीप जी हैं, वो केवल अपनी कमी की वजह से चुनाव हार सकते हैं। उनके लिए कमी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक उनकी कमी ये रही कि वो समय पे किसी भी गांव में पूरे 5 साल की योजना में गए नहीं। मेरा मानना यह है कि अगर वो किसी चाचा या ताऊ किसी भाई बंधु को भी भेजता रहता प्रतिनिधि बना करके, तो आज ये समस्या जो देखने को मिल रही है, ये समस्या हमारे सामने ना आती। अगर उनके पापा जी की बात मैं करूं, क्योंकि मैंने बखूबी उनके साथ काम भी किया है, मास्टर कोरपाल जी के। जब प्रदीप चौधरी बीएचएल में नौकरी करते थे और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने शिव कुमार सैनी को चुनाव लड़ाया था, तो बाकी जो 1.5 साल का समय था, उस 1.5 साल के समय में हमने प्रदीप चौधरी को यहाँ का एमएलए बनाने का काम किया था। और वहाँ से हमें ये लगने लगा था कि मास्टर कंवरपाल जी की जो व्यवहार है, उस व्यवहार से प्रदीप भाई हमारे इस विधानसभा के बीच काम करेगा। लेकिन उसके बाद फिर जो सांसद बने, सांसद बनने के बाद प्रदीप भाई जी ने किसी भी आदमी के पास जाकर के कोई बातचीत नहीं की। ये भी भूल गए कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन बेगाना है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मतलब सिटिंग एमपी हैं, लेकिन जो पिछले 5 सालों में उन्होंने जनता से कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखी, वो उनके अगेंस्ट में जा सकती है, उनके अगेंस्ट में जा सकती है। उसका परिणाम खुद प्रदीप चौधरी है, और यही मजबूती इकरा हसन की है जो चुनाव जीतने के चांस है, जैसा कि मैं समझता हूं। और रही बात प्रदीप की माननीय विधायक मुकेश चौधरी की, हमारे उनके आपस के पारिवारिक संबंध है, ये बने रहेंगे। और जो है हमारा उनसे कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। धर्म सिंह जी की अगर मैं बात की हूँ, आज मुकेश चौधरी विधानसभा के एमएलए हैं। धर्म सिंह जी 20 साल रहे, लेकिन मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ, जो मुकेश चौधरी आज क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये काम अगर धर्म सिंह सैनी ने किया होता तो शायद 5वीं बार फिर एमएलए धर्म सिंह सैनी बनता। हालांकि मैंने मुकेश चौधरी के साथ काम नहीं किया, पता नहीं कौन से एहसान, कौन से काम ऐसे थे जो माननीय मंत्री जी से मेरे होते रहे। मैं तो कहता हूँ मुकेश भाई जी
आप हमारे क्षेत्र के विधानसभा के एमएलए हैं, आप कोई एहसान हमारे ऊपर कीजिए ताकि आने वाले समय में हम आपके साथ रहे। जी बहुत शुक्रिया। और दो और लोग हैं हमारे कि यहाँ पे आ जाएंगे तो बात करने में आसानी होगी। जी जी आ जाओ। अरे भाई गजब, आ जाओ ना, कोई आप ही आ जाओ ना, कोई बात नहीं है। जी पकड़ तो मैं ही रहा था। जी जी भाई साहब आप बताइए, आपको क्या लगता है यहाँ का जो चुनाव है किस तरफ जा रहा है? या चुनाव का जो परिणाम होगा वो तो जनता बाद में, अभी तो चलेगा। आप लोग किसको समर्थन कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं? मुद्दा विकास की प्रगति देखी जाए और बेरोजगारी इतनी होगी इसमें, इस सरकार में, बीजेपी में, कि आम जो आदमी है उसकी कमर टूट गई। महंगाई इस कदर होगी कि उसे अपने बच्चों का रोजगार, तो क्या उसे खाने के लिए भी लाले पड़ गए। बीजेपी सरकार ने 10 साल तक काम किया, इसमें कौन सी चीज़ है जो आपको उसकी अच्छी लगी और कौन सी चीज़ है जो अच्छी नहीं लगी? उसको मतलब उसके काम को कैसे आकलन करते हैं बीजेपी की 10 साल की सरकार का? भाई सरकार का तो देखो, ये तो हर सरकार अपना अपना कार्य करती है, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा कि जितनी भी बार ये लगातार बनती आ रही है, जब से इसे सरकार ने, विकास तो चलो हम मानते हैं कि विकास करे इसे, भाई भाईचारा भी कोई बात नहीं है, जैसे दंगे फसाद होते वो भी कम देखने को मिल रहे, लेकिन मतलब ये है कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा और शिक्षा का स्तर इतना घट चुका है कि हद से ज़्यादा, और महंगाई दिन पर दिन, ये तीन मुद्दे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। विकास पे एक बार लेगा ही उसको यार। जी अभी जो विकास की बात हो रही थी, देखिए आज जयंत चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अगर इस गठबंधन से पहला देखा जाए तो अभी भाई जी कह रहे थे विकास की बात, धरातल पर कुछ नहीं है। अब उम्मीद है जयंत चौधरी जी गए हैं, अपने जो मुद्दे हैं हमने जो बताए हैं उनको, उस मुद्दों को रखेगा। अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज से पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, मैं बेखूबी कह सकता हूँ, मुझे कोई फ्रेज नहीं है कहने में, ना मैं इतना बड़ा कोई पदाधिकारी हूँ, हटूंगा तो हट जाऊंगा, लेकिन सच्चाई का मैं साथ देता हूँ। अभी बात चल रही थी सबका साथ सबका विकास। अभी मान लीजिए हम गाँव में प्रधान हैं जी, जब हमारे पास पैसा नहीं होगा हम किसका विकास करेंगे? जब हमारे पास पैसा नहीं होगा हम किसका विकास करेंगे? तो इस सरकार में पैसे नहीं आ रहे हैं। इस सरकार में पैसा कैसा आ रहा मैं आपको बता रहा हूं। 40% तो हमारा जिला पंचायत में कट गया। मतलब कट गया, मतलब कट गया यानी हमारे अगर 3 लाख की किस्त आती थी छमाही की, तो 4 तिया 12 ने 1,20,000 रुपया हमारा काट के जिला पंचायत को दे दिया गया। वो उसका क्या होता है? वो भी पंचायत है, वो उनसे पहले उधार लिया होगा। अच्छा, वो पहले जो प्रधान थे उनको उधार लिया होगा, वो उधार हम लोगों से कट रहा। अब सबसे बड़ी समस्या, एक साल तक हमारी 15वीं वित्त की किस्त नहीं आती। 15वीं वित्त की किस्त हमारी नहीं आती। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो छोटी ग्राम पंचायत है उनको आती है। वो क्यों आती है? इस सरकार से पहले कोई पंचायत सहायक नहीं था, कोई भी केयर टेकर नहीं था, प्रधान जी का 1500 मान दिए था। इस सरकार ने, मैं मांग करता हूं आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय योगी जी से, मैं मांग करता हूं हमारे राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी जी से कि ये जो मान दिए है इसको बढ़ाया जाए और अलग से इस जनता के पैसे से अलग प्रधान जी को दिया जाए। एक जो विकास के लिए एक जो केयर टेकर का 6,000 है और पंचायत सहायक लोगों ने रखा है, ये 12,000 रुपया भी अलग सरकार अपने खाते से बिना किसी प्रधान निधि के उनके खाते में ट्रांसफर करे, ताकि ये पैसा बचा करके हम किसी का खड़ंजा या सीसी काम विकास में काम करा सकें। अच्छा, इधर एक मुद्दा ये है जो जयंत चौधरी ने पहले कहा था कि चमन्नी थोड़ी यूँ कि पलट जाऊंगा, फिर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा की गई, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं कैसे इनकार करूं, और फाइनली वो बीजेपी के साथ है। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जाट समाज का वोट काफ़ी मायने रखता है। आप इस क्षेत्र के हैं, यहाँ घूमते हैं, इसका क्या फ़र्क पड़ा ज़मीन पे, इसको कैसे देख रहा है जाट समाज? देखिए, हमें उम्मीद थी जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, लेकिन अगर प्रशिक्षण किया जाए तो मुझे नहीं लगता। जाट समाज
एक किसान है, किसान अभी भूला नहीं, रास्ते में उनके केले बिछा दी गई। किसान और मजदूर भूला नहीं, 350 रुपये का सिलेंडर से 1250 रुपये का लिया। मणिपुर के कांड नहीं कोई भूला। और अभी जो हमारे साथ दिल्ली में पहलवान हमारी लड़की थी, जो हुआ था मैं कहना नहीं चाहता, वो कोई नहीं बोला। अभी हमारा किसान नहीं बोला कि जो 50 किलो का हमारा खाद का गट्टा हुआ करता था वो पहले 45 किलो किया गया, अब 40 किलो किया गया। हमारा किसान नहीं भूल रहा है, क्योंकि हमारी आदरणीय जो योगी जी की सरकार है उसमें कहा था आपके लिए बिजली फ्री हो रही है। और जेई और एसडीओ जा करके हमारे किसान और मजदूरों के केबल काटने के काम कर रहे हैं। उसके बाद यही समस्या नहीं है, इस प्रधान की सीट पर बैठकर जितना परेशानी हमें हो रही है हम उसको आपके चैनल को बता रहे हैं। अभी हमारे जो पात्र, अगर आपूर्ति विभाग की बात की जाए, राशन कार्ड को लेकर लोग परेशान हैं। जो पात्र राशन कार्ड है उनको हम बनाना चाहते हैं, प्रधान जी हमारे कार्ड बनाइए, लेकिन ऊपर से साइट बंद है, एक तो वो नहीं बन पा रहे। दूसरी बात यह है, अगर किसी की यूनिट जुड़नी है, हर तहसील में ऊपर स्लिप लगा दी गई, वहां पर स्लिप लगा दी कि जी यहाँ यूनिट भी नहीं जुड़ पा रही है। तो ये समस्याएं हमारे पास बहुत ज्यादा है। अगर ये सभी समस्याएं आदरणीय योगी जी और मोदी जी सही कर देते हैं तो किसान और मजदूर साथ चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस विकास की बात होती है वो विकास किस रास्ते से पहुँचता है, जिस रास्ते से गांव में एक एक लोगों तक पहुँचता है वो प्रधानों के जरिए पहुँचता है। दिल्ली में या फिर टीवी चैनलों पे बड़ी बड़ी चीज़ों पे बहस होती है, बड़े बड़े मुद्दों पे बहस होती है। तमाम सरकारें अपनी गारंटियाँ गिनवाती हैं, योजनाएं गिनाती हैं, परिवारवाद की बात होती है, किसका कौन परिवार है उसकी बात होती है। लेकिन जिस लिए सरकारें होती हैं, जिस जनता के विकास के लिए सरकारें होती हैं और जिस रास्ते से विकास पहुंचता है, उस रास्ते को कितना बंजर बना दिया गया है, प्रधान जी जो बता रहे हैं, इससे समझा जा सकता है। जी और क्या बताना चाहूँगा मैं आपके चैनल को? मैंने कहा कि ये जाट समाज का वोट है, वो क्या जाट समाज के बीच में क्या मैसेज है? चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने का से मतलब फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, भारत रत्न तो आदरणीय मोदी जी ने, जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी हैं, वो किसी जाट एक वर्ग के नेता नहीं है, वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और उसके साथ साथ वो हमारे एक आदर्श नेता भी थे और वो किसान मजदूर को एक साथ लेकर के चलने में विश्वास रखते थे। और हमें बड़ी खुशी है कि ऐसे महान पुरुषों को जो है आज भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। और मैं तो मानता हूँ कि ये काम जो आज हुआ है ये बहुत समय पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में हो जाना चाहिए था। बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी अगर बात की जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 1996 में भारत रत्न का जो पुरस्कार दिया गया, तो इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा। बीपी सिंह सरकार ने दिया, कांग्रेस ने दिया, बीपी सिंह सरकार ने दिया, कांग्रेस। जी इसका तो तमाम आरोप लगता है। तो कुल मिला के उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ? नहीं पड़ेगा सर। तो कैराना की सीट को लेके हमने चर्चा की और समझने की कोशिश की। बातचीत से ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो इकरा हसन है गठबंधन के प्रत्याशी, उनका पलड़ा भारी है। हालांकि चुनाव है, चुनाव में आखिर के 2-3 दिनों में खेल पलटते भी हैं, बाजी पलटती भी है। हवा का रुख चाहे जिस ओर हो, हवा का रुख मोड़ देना ही तो चुनाव है। आखिरी नतीजे बताएंगे कि मैदान कौन मारता है। फिलहाल जो यहाँ के लोगों की राय है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि कुछ चावल को पकड़ के छू के हमने कोशिश की समझने की कैराना की राजनीति को, वो आपके सामने है। कैराना के शुक्रताल से मैं अशोक दास, दलित दस्तक। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और संभव हो तो आर्थिक मदद भी करिए। जय भीम।